अस्सलामु अलैकुम। मैंने कभी तुम्हारी हक तलफी नहीं की है, वो खासा जताते हुए बरम से बोला। अच्छा लगता है, बहुत कमजोर हो गई है याददाश्त तुम्हारी। मुझसे जबरदस्ती निकाह किया था तुमने, याद है तुमको? मुझे जबरदस्ती अपने साथ बांधा था, मैं बिल्कुल भी राजी नहीं थी। क्या ये हक तलफी नहीं थी मेरे वालिद की जायदाद, जिस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक था, जो मेरे नाम थी, उस पर हमेशा काबिज रही। मुझे दूसरों के टुकड़ों पर पलने के लिए छोड़ दिया। क्या तुम्हारे नजदीक ये भी हक तलफी नहीं थी? सिर्फ तुम्हारे लालच और हिर्स की वजह से मेरी माँ ने पूरी जिंदगी तकलीफों में गुजारी। क्या ये हक तलफी नहीं थी? इतने ही मर्द बनते हो तो अपने बाजू के जोर पर यकीन रखते और खुद कमाते वो पैसा, बजाय इसके कि एक यतीम लड़की की जायदाद पर नजर रखते। कभी कभार तो मुझे लगता है कि तुम्हारा कोई दीन और ईमान नहीं है। तुम सिर्फ और सिर्फ पैसे के पुजारी हो, जिसने अपनी ही औलाद को इस जायदाद की हवस में दुनिया में आने न दिया। वह जज्बाती होकर आज इससे अपने हर सवाल का जवाब मांग रही थी। इस सितमगर को बता रही थी कि हक तलफी की अगर बात आएगी तो पहले इसे अपना गिरबान जागने की जरूरत है। ये हक तलफियां ही तो हैं जो नफरतों को जन्म देती हैं। जस्ट शट अप, वो इतनी जोर से चिंगारा था कि इसकी गोद में मौजूद शहजीन ने रोना शुरू कर दिया। मुकाबल खड़ी वो लड़की भी उसकी डार से सहम कर एक कदम पीछे हुई थी। मेरा बच्चा दो, वो डर गया है तुमसे। अगले ही लम्हे इसने शहजीन को देखा जो मुहीब की गोद में रो रहा था। तेजी से इसकी गोद से अपना बच्चा लेते हुए बढ़मी से बोलकर मुड़कर जाने लगी। मुबारक हो, आज तुमने मुझे हरा दिया। वो शहजीन को गोद में लेकर चुप करा ही रही थी कि पीछे से आती रंजीदा आवाज ने इसे अपनी जानी मुतवज्जा किया। क्या? वो समझी नहीं। मुकाबिल ने कहा कि वो हार गया, इतराफ किया, मगर क्यों? दुनिया की वो कौन सी नेमत थी जो मुहीब अजलाल मलक के पास नहीं थी? आज तन्हा तो वो रह गई थी, मुश्किलात में तो इसकी जिंदगी फंसी हुई थी। वो पलट कर अपने सामने खड़े इस वजीहा मर्द को देखने लगी जिसका चेहरा झुका हुआ था। नजमा को महसूस हुआ जैसे वो रो रहा हो, मगर ये कैसे मुमकिन था? मुहीब अजलाल मलक आखिर क्यों रोने लगा? वो पत्थर का दिल लिए हुए था इसकी नजर में, और भला पत्थर के दिल वाले भी रोते हैं? आखिर मेरी औलाद को तुमने वो दिन दिखा ही दिया जिससे बचाने के लिए मैंने कितनी ही कुर्बानियां दी। इसने हल्का सा चेहरा उठाया तो इसकी आंखें सुर्ख अंगारे की मानिद लाल थी जो इसके कर्ब का पता दे रही थी। तुमने कुर्बानियां दी तो फिर मुझे कभी नजर क्यों नहीं आई? वो खासा तंजिया लहजे में शहजीन को, जो अब खामोश हो चुका था, बेड पर लेटाकर इसकी जाने मुड़ते हुए पूछने लगी, क्योंकि तुमने अपनी नफरतों से बाहर निकलकर देखने की कभी कोशिश ही नहीं की? वो दाते हुए जवाबदा हुआ। ओह उल्टा चोर, कतवाल को जानते प्रॉपर्टी ट्रांसफर के पेपर देखने के बाद मजीद कुछ बाकी था देखने के लिए? वो भी इसकी तर्ज में भिगो कर जूता मार रही थी। तुमसे कोई भी बात करना बेकार है। मैं ही पागल हूं जो तुम्हें दीवानों की तरह पूरे इस्तांबुल में तलाश करता फिर रहा था। तुम्हारे एक मैसेज पर दौड़ा चला आया, तुम्हारी खातिर, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खातिर। वो बहस करने का आदी न था। इसे लगा मुकाबिल से बात करना बेकार है। वो समझना ही चाहती नहीं, वो देखना ही नहीं चाहती इसकी अच्छाइयां, वो देखना ही नहीं चाहती इसकी कुर्बानियां। अभी वो हंसा जताते हुए बोल ही रहा था कि मुकाबिल बात तेजी से काटते हुए, तो ना आते? तुमसे अच्छाई की उम्मीद है किसको? यहाँ तुम्हारी ही वजह से आज मैं इस हाल में हूँ, तुम्हारी ही वजह से। आज मेरी औलाद कुछ देर कबल भूख से तड़प रही थी। तुम जिम्मेदार हो हमारी इस हालत के। क्यों मैंने तुमसे कहा था कि प्रॉपर्टी के पेपर साइन करो, या मैंने तुम्हें यूं बेवकूफों की तरह एक अनजान आदमी पर इतबार करके भागने का मशवरा दिया था? तुम खुद छोड़कर गई थी। सब किसी ने फोर्स नहीं किया था। मैं तो पागलों की तरह तुम्हें अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने की कोशिशों में लगा हुआ था। क्या नहीं किया तुम्हारे लिए मैंने? क्या नहीं सहा उस वादे को निभाने के लिए? इसकी निगाहें कर्ब से बड़ी मालूम हो रही थी। नजमा ने पहले कभी इसे खुद से इस तरह खुलकर बात करते हुए नहीं देखा था जिस तरह से वो आज कर रहा था। माना गुस्से में
मगर लबों पर आया तो सही कि मोहब्बत है इस हसीन दिलरुबा से, इश्क हो गया था अपनी पैदाइशी दुश्मन से। मोहब्बत करने वाले तुम जैसे नहीं होते जो अपने बीवी के सर पर दूसरी शादी की तलवार लटकाएं फिरे। अगर फीलिंग्स थी मेरे लिए तो कहा क्यों नहीं? पहले तो जैसे अपने कानों पर यकीन ही ना आया। इस जानी दुश्मन ने पहली बार इतराफे मोहब्बत किया था, मगर मोहब्बत इतनी अजियत तो नहीं देती। फिर इस सितमगर की मोहब्बत इतनी अजियतनाक क्यों थी? क्यों इसकी मोहब्बत ने कभी गमों के सामने हसान नहीं बांधा? क्यों वो इसके साथ होकर भी मुतमिन नहीं थी? अगर मोहब्बत थी तो दुनिया से छिपाकर क्यों रख रहा था? क्यों रुतबा देने के लिए तैयार नहीं हुआ दुनिया के सामने? आखिर क्यों इतना दर्द है इस सितमगर की मोहब्बत में? तुमने क्यों नहीं कहा? सवाल तेजी से मुकाबिल ने नजमा की जानिब उल्टा। मैं क्यों कहती? वो फौरन ही अकर से एहतजाजन बोली। इसी तरह मैं भी क्यों कहता? दोनों की अना आज फिर बीच में आई थी। ठीक है, मैंने माना मेरी गलती है, मुझे नहीं छोड़कर आना चाहिए था। अपना घर जिंदगी के सिखाए तलख सबक किताबों के सफ़ों पर नहीं मिला करते। जिंदगी का अपना ही एक सख्त अंदाज है सिखाने का, और जब वो सिखाती है तो अच्छों को समझ आ जाती है। इसे भी आ गई थी। औरत के लिए सबसे महफूज पनाह का इसके शोहर का घर है। जो औरत इसे छोड़ती है वो फिर दुनिया में कहीं अपना घर नहीं पाती। माँ बाप कब तक जिंदा रहेंगे? भाई अपनी अपनी जिंदगियों में मगन हो जाते हैं, बहनों की शादियां हो जाती हैं, बचा कौन, तन्हाई और दुनिया भर के ताने। सच कहा है कहने वाले ने, शोहर का जूता खा लो दुनिया भर के जूतों से बचने के लिए। इसकी तलही बर्दाश्त कर लो। एक वक्त करवा बोलता है तो दूसरे वक्त प्यार भी निछावर करता है, जबकि दुनिया नहीं करती। ड्रामे फिल्मों में ख्वाब दिखाए जाते हैं, सुनहरे सुनहरे ख्वाब, ऐसे ख्वाब जिनकी कोई हकीकत नहीं, कि अपना घर और शोहर छोड़कर निकली औरतें एक बिजनेस वूमेन बन गई, अपनी औलाद तनहा पाल रही हैं और कामयाबियों की सीढ़ियां चढ़ती जा रही हैं। तो जान लीजिए, अगर आप अमीर हैं तो ये मुमकिन है, लेकिन अगर आप मुतवस्सत या गरीब घराने से ताल्लुक रखती हैं तो फिर ये छलावा है। हर किसी की किस्मत एक जैसी नहीं होती। दुकान पर खड़े हो तो दुकानदार की जुबान बहन कहते नहीं थकती, और बस इसकी दुकान से उतरकर थोड़ा दूर खड़े होने की देर है। वही बहन कहने वाला दुकानदार सबसे पहले सर से पांव तक का मुआयना हवस बड़ी निगाहों से करता है। अकेली औरत के लिए दुनिया माँ की गोद नहीं होती। बस स्टॉप पर खड़े हो तो पास खड़े बाजी या बहन कहीं, और इसी बस स्टॉप से थोड़ा हट के खड़े हो जाओ तो आते जाते गाड़ियां रुकें, और सवाल सिर्फ एक हो, कितने में? यह है माशरे की तलख हकीकतें। माना पूरी दुनिया एक जैसी नहीं होती, कुछ होते हैं नेक सीरत, मगर सिर्फ कुछ ही, बस कुछ ही होते हैं जैसे आटे में नमक बराबर। सिर्फ घर या शोहर भी। वो एक आईब्रो उचकाकर तफशीशी अंदाज में, शोहर मेरा था ही कब, वो रहानसा लहजे में उदासी से मुस्कुराते हुए बोली। इसका जवाब सुनकर मोहिब का शिद्दत से दिल चाहा कि अपना सर दीवार से दे मारे। तुम दुनिया की बेवकूफ तरीन औरत हो, वो झुंझलाकर एक एक लफ्ज चबाकर कहता हुआ कमरे से जाने लगा। हाँ फिर चले जाओ मुझे यूं तन्हा छोड़कर, बल्कि तुम आए ही क्यों थे? इसका शिकायती लहजा कदम रोकने पर मजबूर कर गया था मुकाबिल को। मैं तुम्हें छोड़कर कब गया था? तुम गई थी, मैं तो हॉस्पिटल में इंतजार कर रहा था तुम्हारा। वो पलटकर तेजी से जवाबता हुआ, जी नहीं, पहले तुमने छोड़ा था मलक मेंशन ले जाने के बाद अपनी दूसरी शादी के चक्रों में। तुम तो मुझे भूल ही गए थे। मैं अकेले रह रही थी कमरे में। फिलहाल अब इन शिकों से क्या फायदा? प्रॉपर्टी मिल गई है ना तुम्हें, फिर यहाँ क्यों आए हो? वो दिल जले अंदाज में इस्तफसार करने लगी। और मैं क्यों ना आता? फिर सवाल उल्टा। इसके लहजे में पुरइत्मादी थी, हक था, जैसे वो मुकाबिल को जताता हुआ मालूम हो रहा था। अगर मैं कहूं मुझे सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं, वो कहते हुए इस नाजुक सिफ्त गुड़िया की जानिब आने लगा। अचानक अपनी जानिब इस वजीहा मर्द के कदम बढ़ते देख वो बगैर देखे पीछे कदम लेने लगी। प्रॉपर्टी वाली भी चाहिए तो? इसने खासा रोमानी नजरों से इसके हसीन चेहरे को तकते हुए मजीद नजदीक आते हुए कहा। वो लड़की इसकी नजदीकी से डरकर पीछे किसी चीज से टकरा गई। अगले लम्हे वो बेड पर आधी गिरी हुई थी। इसके पांव बेड से नीचे लटक रहे थे। मुकाबिल दोनों हाथ बेड पर जमाते हुए इसके हसीन चेहरे पर झुका तो
इसकी आंखें हैरत से बड़ी हुई। लगता है पलवशा खुश नहीं रख रही तुम्हें। इस कुबरू नौजवान की नीली समंदर जैसी हसीन आंखें तलब और मोहब्बत से बड़ी मालूम हो रही थी। इसकी गरम गरम सांसें नजमा अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। पूरे 1 साल बाद इस हसीना का कुर्ब नसीब हुआ था। दिल को तो बहकना ही था। वो मजीद दूरी कम करने लगा तो मुकाबिल ने इसकी आंखों की तलब पढ़ते हुए तंजिया मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए तंज का तीर चलाया। मुहिब ने कोई जवाब न दिया तो इसके तन बदन में खुद को इग्नोर होता देख मजीद आग लगी। ओह, तो तुम्हारा तो बड़ी जल्दी दिल बढ़ गया इससे, या मैं कुछ ज्यादा ही प्यारी लग रही हूँ? ऐसा तो नहीं कि तुम अपनी दिल अजीज बीवी के कुर्ब में भी मुझे याद करते रहे हो? जो आग दिल में लगी थी इससे मुकाबिल को भी जलाने की चाह थी। अपनी बाहों का हार इसके गले में बेतकल्लुफ अंदाज में डाल जिज करने वाले अंदाज में तंजिया मुस्कुराते अपने गुलाबी लबों को सिजाते हुए बोली। वो नहीं जानती कितनी जलन और हसद थी इसके लहजे में जिसे मुकाबिल महसूस कर चुका था। तुम्हें याद करने की जहमत नहीं करता मैं, नहायत लापरवाही से जवाब दिया गया। इसका जवाब सुनते ही नजमा का खून खोल उठा था। एक तो तौहीन अमेज जवाब, ऊपर से लहजे में बला की लापरवाही। तो फिर अपनी बीवी के पास जाओ, मेरे पास क्या कर रहे हो? वह दांत पीसते हुए जलकर बोली थी। शायद मिसेस मुहीब अजलाल मलक आप बोल रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप मेरे निकाह में हैं। वो कान के पास मुंह लाकर खासा जिताते हुए याद दहानी करवाने लगा। चाहता तो फकत इतना कह देता कि मेरे निकाह में हो, बात तब भी अपना असर कर देती, मगर निकाह की याद दहानी करवाने से पहले खुदा का शुक्र अदा किया। ये बात मुकाबिल के दिल को शिद्दत से लगी थी। तुम्हें इतना अच्छा बनने की अदाकारी करने की जरूरत नहीं। मुझे बताओ क्या चाहिए मुझसे? अब क्या चाहिए? क्या कुछ रह गया है मेरे पास? वो दिल बर्दाश्ता होकर दो टोक अंदाज में इसकी समंदर जैसी हसीन आंखों में झांकते हुए इस्तफसार करने लगी। वो नहीं चाहती थी कि वो सितमगर फिर धोखा दे और वो फिर टूटे। अगर बता दिया तो बगैर किसी मजम्मत के दे दोगी? नहायत मासूमाना अंदाज में पूछा गया। इसका जवाब नजमा को दुखी कर गया था। यानी तुम फिर किसी मकसद से आए हो? इसकी आंखों में ये कहते हुए आंसू झलक आए थे। वो चाहकर भी अपने लहजे से झलकते हुए शिकवे को छुपा न सकी। वो हट जाई, आया भी तो अपने मकासद के लिए। दिल क्यों करना बढ़ आता, आंखें क्यों करना नम होती? बिल्कुल, वो अकर कर बोला। कोई शर्म है भी तुम में या नहीं? वो बाहों का हार इसके कंधे से हटाकर इसके सीने पर हाथ रखकर खुद से दूर धकेलते हुए बिफर कर गोया हुई। अपना जायज हक लेने में कैसी शर्म, वो लापरवाही से कहते हुए इसके ऊपर से उठकर सीधा होकर बेड पर बैठ गया। और मैं जान सकती हूँ कौन सा जायज हक लेने आए हो अपना। वो भी सीधे होकर बैठते हुए चश्मा उतार कर आंखों से बहने वाले आंसू साफ करने के बाद इसकी जानी मुतवज्जा होकर पूछने लगी। दिल को डर लहक था कहीं वो शहसीन का नाम न ले ले। माना दिल पर पत्थर रखकर कुछ वक्त पहले अपने जिगर के टुकड़े को इसके बाप के हवाले करने का सख्त फैसला लिया था, मगर वो एक माँ थी और अपनी औलाद के मामले में अक्सर दिल के हाथों मजबूर हो जाया करती हैं। और दिल तो फिर चुका था। अपनी औलाद को खुद से जुदा करने का तस्वुर भी जान निकाल देता है। इसकी भी जान निकल रही थी। इसे लगा अगला सांस नहीं ले पाएगी इस फानी दुनिया में अगर इस जालिम ने औलाद से जुदा करने का सितम उठाया। इसका कलेजा फटने को था। मैंने कुछ पूछा है? मानो सूली पर जान लटकी हुई थी इसकी। वो बेसब्री से फिर पूछने लगी थी। मुकाबिल बगैर जवाब दिए अपना कोट उतारने लगा। कोट क्यों उतार रहे हो? वो लचकर पूछ रही थी। ये लो। मुकाबिल हसीना के सवालात को मुकम्मल इग्नोर करते हुए अपना कोट इसकी जानिब बढ़ाया, फिर अपने जोगर्स उतारने लगा। तुम क्या कर रहे हो? वो इसे जोगर्स उतारता हुआ देखकर परेशान होकर पूछने लगी। तुम यहाँ नहीं सो सकते? इसके सवालात पर नोटिस का बोर्ड लगाए वो आराम से शहजीन से बिल्कुल लगकर लेट गया था, जिस पर नजमा तेजी से इतराजन गोया हुई। शहजीन बाबा आपके साथ सो जाएं? इसने नहायत लचकदार अंदाज में अपने बेटे पर झुककर इस्तफसार किया। नजमा ने जिंदगी में पहली बार मुहिब की आवाज में इतनी लचक देखी थी। देख लो मेरा बेटा राजी है, इसलिए अब चुप करके तुम भी आकर लेट जाओ। मुहिब के पूछते ही न जाने इस नन्हे
शहजादी को क्या समझ आई, वो तेजी से मुस्कुरा दिया। मुहीब इसकी मुस्कुराहट को इजाजतनामा मानते हुए नजमा को देख बड़म से बोला, वैसे आंटी किधर है? तुम अकेली क्यों हो? क्या तुम्हें आंटी नहीं मिली थी? वो अचानक ही अपनी सास की याद आने पर फिक्रमंद लहजे में पूछने लगा, क्या तुम सब जानते हो? इसके किए जाने वाले सवालात ने नजमा पर इंकशाफ किया कि मुकाबिल इसके साथ हुए हादसे से ना आशना नहीं, अदील से अपने अंदाज से गुलवाने के बाद ही इस्तांबुल पहुंचा हूं। यानी अगर मैं मैसेज ना भी करती, वो भी बोल ही रही थी कि मुकाबिल इसका जुमला तेजी से मुकम्मल कर गया, फिर भी मैं तुम्हारे कल दरवाजे पर होता। माना पूरी प्लानिंग के साथ नजमा और उसकी वालदा को गायब किया गया था। कोशिश की गई थी कि कोई सुराग ना बचे, मगर फिर भी वो सुराग लगाने में कामयाब हो ही गया था। शायद किसी मजलूम की बददुआ लग गई थी इन बाप बेटे को, तभी तो मुहीब अजलाल मलक से टकराने की हमाकत की। इन पर सालों से चल रहे सारे के सारे केस मुहीब ने रीओपन करवा दिए और अपने ही तरीके से इन्हें हैंडल किया। नतीजा जो केस सालों से कोर्ट में चल रहे थे, वो कुछ माह में ही अपने अंजाम से हमकनार हो गए और वो दोनों बाप बेटा अपने किए की सजा जेल में काट रहे हैं। अदील ने यही बताया था इसे कि बेगम अरूसा को वो कमरे में बंद करके छोड़कर आया था, जबकि नजमा भाग गई थी और इसके गार्ड्स को बहुत ढूंढने के बावजूद भी न मिली। तुम फिक्र मत करो, वो अभी बोल ही रहा था कि मुकाबिल तेजी से बोली, मैं क्यों फिक्र करने लगी? वो कोई बच्ची थोड़ी है, फिर इनके शोहर हैं तो इनके पास इनका ख्याल रखने के लिए। नजमा का रंजीदा दिल जले लहजे में जवाब देना मुहीब के कान खड़े कर गया था। आंटी ने दूसरी शादी कर ली है? वो दोबारा तस्दीक करने लगा। हाँ, दामाद का असर आ गया है इन पर भी। वो दांत पीसते हुए गोया हुई और मुंह फेर कर बैठ गई। इसके जवाब देने के अंदाज से वो अंदाजा लगा चुका था कि बेगम अरूसा की दूसरी शादी में इसकी रजामंदी शामिल नहीं। तुम वाकई यहाँ सोने वाले हो आज रात? इसे बड़े प्यार से शहजीन का नन्हा हाथ पकड़े आंखें मौत कर आराम से सोता देख वो बेयकीनी से पूछने लगी, नहीं, गुल्ली डंडा खेलने वाला हूँ, आ जाओ तुम भी खेल लो। वो खासा झुंझला कर आंखें खोलने की जहमत किए बगैर बोला, जिस पर वो लाजवाब होकर इसके हसीन चेहरे को तकने लगी। कहाँ जा रही हो? वो इस हसीन दिलरुबा का इंतजार कर रहा था कि वो आकर इसके पास लेटे, मगर जब वो न आई तो आंखें खोलकर देखा वो इसी का कोट हैंगर पर टांगने के बाद बाहर जा रही थी, जिस पर वो तेजी से आईब्रो उचकाकर तफशीशी अंदाज में इस्तफसार करने लगा। खाना पकाने, इसका जवाब सुन। वो तेजी से उठकर बैठ गया। मेरे लिए? खासा खैरत थी इसके लहजे में, जो चाहकर भी वो छुपा नहीं पाया था। बहुत खुशफहमी नहीं है तुम्हें? भला बिन बलाए मेहमानों के लिए मैं क्यों खाना पकाने लगी? मैं तो अपने लिए बनाने जा रही हूँ। सुबह से भूखी हूँ मैं। आखिरी जुमला नजरें झुकाए शर्मगी से अदा किया। सामान मैंने पहले ही भिजवा दिया था, फिर अब तक क्यों भूखी हो? इसका फिक्रमंद लहजा और भरमी अंदाज नजमा को अपने दिल पर वार करता महसूस हुआ, क्योंकि मैं शहजीन को संभाल रही थी। इसे अकेला छोड़कर किचन में नहीं जा सकती थी तो इसे साथ ले जाती। भूखी रहने की क्या जरूरत थी? तुम बहुत लापरवाह हो और साथ साथ खाने की चोट भी, तभी इतनी कमजोर हो गई हो। यही फिक्र सताती थी मुझे कि पता नहीं तुम्हें कुछ खाया होगा भी या नहीं। वो खासा भरमी से इसे डपट रहा था। इस कुबरू नौजवान की डपट में झलकती हुई मोहब्बत वो कैसे नजरअंदाज कर देती, वही जानती है। कितना तरसी थी वो मुकाबिल की इस मोहब्बत बड़ी डपट के लिए। इसने कहा इसे फिक्र सताती थी। इससे पहले तो कभी इस सितमगर ने यूं खुलकर अपनी फीलिंग्स का इजहार नहीं किया था। वो तो 3 सानियों के लिए इसे महू होकर देखने लगी। मुहीब अपने चेहरे पर इसकी आंखों की तपिश महसूस कर रहा था। फिर देख रही हो? इसने अपनी आदत के आइन मुताबिक फौरन इसको टोका, जिस पर वो हड़बड़ाकर तेजी से बाहर निकल गई। वापिस खाना ट्रे में सजाकर कमरे में लौटी तो इस बुढ़ू नौजवान को अपने शहजादी के साथ बेखबर सोते हुए पाया। खाना खाओगे? इस 1 साल में बहुत दूरी आ गई थी। वो हिचकिचा रही थी इसे छूने में, मगर अगले ही लम्हे इसका दरवाजे पर गर्मजोशी से गले मिलना याद आया। वो लम्हा याद आने पर थोड़ी हिम्मत बढ़ी। हल्का सा बाजू हलाते हुए बड़ी नरमी से इस्तफसार किया। हाँ, क्यों नहीं। वो कंबल खुद से दूर करते हुए उठकर बैठा। अपने हाथों से खिला दो। वो चमचा इसकी जानिब बढ़ाने लगी तो मुकाबिल जबरदस्ती अपनी नीली हसीन आंखें खोलते हुए बोला सा चेहरा बनाकर बोला, क्यों?
वो इतराजन मुंह बसूड़े एक आईब्रो उचकाकर पूछने लगी। मेरे हाथ थकन के सबब काम नहीं कर रहे अब, वो लचकदार अंदाज में जवाबदाह हुआ। इसकी आंखों में नींद का खुमार नुमाया था। वो बहस करती अगर वो खूबरू नौजवान जाग रहा होता तो। इसकी आंखों की सुर्खी गवाह थी कि मुकाबिल बड़ी गहरी नींद से बेदार हुआ है। खामोशी से चमचा बिरयानी से बढ़कर इसके मुंह की जानिब बढ़ाया। न जाने क्यों आंखों में हसरत उतर आई। वो बहुत करीब होकर भी दूर लगा। इसे खामोशी से बैठकर अपने हाथों से खाना खिलाया, साथ साथ इसी चमचे से खुद भी खाती रही। चाहती तो कुछ सादा सा बना लाती, मगर याद था कि एक बार इस सितमगर ने बिरयानी खाने की फरमाइश की थी, इसलिए इतनी सर्दी में भी इसके लिए मेहनत की। औरत का अपने मर्द के लिए मेहनत करना इसकी मोहब्बत की अलामत होती है, मजबूरी की नहीं। अगर मर्द इज्जत और अहमियत दे तो औरत का दिल अज खुद झुकने लगता है और वह चाह रखती है कि वो भी इसका दिल अपने लिए झुका ले। और यही चाहत तो इस लड़की के दिल में कहीं ना कहीं मचल रही थी। लव यू। खाना खाने के बाद रस्मी तौर पर शुक्रिया अदा करने की बजाय इसके गाल को नरमी से चूमते हुए प्यारी सी मुस्कान चेहरे पर सजाए मोहब्बत का फिर एक बार इजहार किया, फिर वापस लेट गया, जबकि मुकाबिल इसके अचानक किए अमल पर फटी फटी आंखों से इसको तकती रह गई। इसके गाल शर्मगी के सबब गुलाबी हो चुके थे। दिल इतनी जोरों से धड़क रहा था जैसे बाहर ही निकल आएगा। इस लड़की को हालते गैर में मुब्तला करके वो खुद आराम से सो गया था। वो किचन को साफ करके वापस लौटी तो इन दोनों बाप बेटे को सोता देख दिल को बड़ी मसरत हासिल हुई। वो खुद आराम से आकर शहजीन से लगकर लेट गई। काश मैं इस लम्हे को कैद कर पाती। वो हसरत बड़ी निगाहों से अभी मुहीब के वजूद को तक रही थी। इसकी फैमिली आज इस सितमगर ने मुकम्मल कर दी थी। आंखों से आंसू झलकने लगे थे। इससे ज्यादा खूबसूरत जिंदगी की ख्वाहिश नहीं थी इसे। औलाद को माँ बाप दोनों का प्यार नसीब हो जाए, इससे ज्यादा कोई माँ और क्या चाहेगी। इस वजह मर्द को तकते तकते कब सो गई खबर ही नहीं हुई। आंख तो तब खुली जब शहजीन के रोने की आवाज कानों की समात से टकराई। ये रो क्यों रहा है? मुहिब भी शहजीन के रोने की आवाज पर गहरी नींद से उठा था। नजमा को देखकर फिक्रमंद होकर पूछने लगा क्योंकि इसे भूख लगी हुई है। वो नींद में ही उठकर बैठी और शहजीन को गोद लेकर फीड करवाने लगी। अल्लाह, इसकी कमर में दर्द होना शुरू हो गया था। वो अपना सीधा हाथ कमर पर रखकर दर्द से कराहते हुए बोली। इसे यूं कमर पकड़ा देख वो अपनी जगह से उठकर इसके पीछे आकर बैठ गया। इस गुबरू नौजवान की कमर नजमा ने अपनी कमर से मिस होती महसूस की। टेक लगा लो, इसने आहिस्तगी से कहा। वो अभी भी नींद में था। इस हरजाई का यूं अपनी नींद कुर्बान करके इसका ख्याल करना यह मोहब्बत नहीं तो और क्या था। मोहब्बत फक्त लफ्जों से तो नहीं होती, मोहब्बत तो अमल से होती है। मोहब्बत लफ्जों की मोहताज नहीं होती, ये तो अमल से साबित होती है। और इस सितमगर का हर अमल मोहब्बत का मुंह बोलता सबूत था। वो चाहकर भी अपने दिल को इस हुस्ने सलूक पर दरकने से रोक नहीं पा रही थी। शायद वो इन्हीं छोटी छोटी कुर्बानियों की बात कर रहा था जिसे वो फरमोश कर गई थी। आसान नहीं होता गहरी नींद से किसी के लिए उठना, मगर वो उठा। पहले भी उठ जाया करता था, इसे आज भी याद था। नींद में उठकर इसने पांव दबाए थे। कोई इतनी परवाह करे तो बदले में मोहब्बत क्यों करना हो। इसकी कमर से टेक लगाकर बहुत हद तक सुकून मिल गया था इसे। आंखों में आंसू आने लगे थे जिन्हें साफ करके वो मुस्कुराने लगी थी। ये आंसू खुशी के थे, इनमें दर्द नहीं था, खुशी कि वो अब भी फिक्र करता है, अब भी परवाह कर रहा है, जबकि अब जायदाद का मामला नहीं है दरमियान में। सुबह आंख खुली तो सबसे पहले इस सितमगर के नाश्ते का ख्याल सताया। तेजी से उठकर फ्रेश होने लगी। फ्रेश होने के बाद बालों को लपेटती आईने के सामने से गुजर ही रही थी कि अपना अक्स देख कदम रुके। क्या हाल बना लिया था इसने अपना। फिक्रें और गम इंसान को उसकी उम्र से दुगना कर देते हैं। उस लड़की का हाल भी कुछ ऐसा ही था। वो अपना चेहरा बगौर देखने लगी थी। अचानक दिल पलवशा से मुआजना करने लगा। फिर पलटकर सोते हुए अपने शोहर को देखा जो हुस्न में यमन के शहजादे से कम मालूम नहीं हो रहा था। कमतरी का एहसास शिद्दत से इसे सताने लगा। ब्रांडेड कपड़े और मेकअप तो नहीं था इसके पास, मगर ईद पर बनाया हुआ एक नया ड्रेस अभी भी अलमारी में सजा हुआ था। तेजी से अलमारी से अपना नया ड्रेस निकाला। ब्लैक रंग की शॉर्ट, सादा शर्ट पर लाल रंग का लॉन्ग
कोट और ब्लैक ट्राउजर। नया ड्रेस पहनते ही वो चमकने लगी थी। बाहर सर्दी बहुत थी, मगर कमरे में चलने वाले हीटर के सबब कमरा काफी गर्म था, मगर काम करने इसे बाहर ही जाना था, जिसके लिए स्वेटर पहनना जरूरी था। मगर स्वेटर पहनने से सूट की सारी शो खराब हो जानी थी। ये सोचकर सर्दी बर्दाश्त करना कबूल कर लिया। बालों में सीधी मांग निकालकर आगे से काजल छोटी चोटी बनाई, जो इस पर काफी जच रही थी। बैग से रेड कलर की लिपस्टिक निकालकर होंठों पर लगाई और इसी को उंगली के पूर से हल्का सा मिस करके आंखों पर आई शेड और ब्लश ऑन की तरह गालों पर लगाया। आंखों को काजल से जीनत बख्शने के बाद अब थोड़ी बेहतर लग रही हूं, अपना बगौर जायजा लेते हुए हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली। फिर तेजी से बाहर निकल गई ताकि मुहीब के उठने से पहले पहले नाश्ता तैयार कर ले। माने या न माने, मगर वो खुद भी नहीं चाहती थी कि वो सितमगर इसे छोड़कर जाए। वो बाल खोलकर आ तो गई थी, मगर अब नाश्ता तैयार करने में खुले बालों की वजह से परेशानी पेश आ रही थी। लाओ मैं बांध देता हूं, कैचर दो। वो बार बार अपने चेहरे पर आते बाल झुंझलाते हुए कान के पीछे कर रही थी। इसे यूं झुंझलाता देख वो पीछे से बालों को अपने हाथों से नरमी से मुकम्मल समेट कर कैद करते हुए कैचर मांगने लगा था। मेरे पास नहीं है, अंदर कमरे में है। वो खुबरू नौजवान अचानक कब पीछे आकर खड़ा हुआ, इसे इल्म नहीं। झटका तो तब लगा जब इसके हाथों का नरम और गर्म लम्स अपने हाथों पर महसूस हुआ। वो धीमे से जवाबदा हुई। वो बाल खुले छोड़ आई थी ताकि वो देखने में खूबसूरत लगे। मुझे बताओ कहाँ रखा हुआ है, मैं अंदर से लाता हूं। वो बालों को अपने हाथों की कैद से आजाद करवाते हुए इस्तफसार करने लगा। बेड के साइड पर रखा हुआ है, इसके कहते ही वो तेजी से लेने चला गया। न जाने क्यों वो नर्वस फील कर रही थी, जैसे किसी इम्तिहान हाल में खड़ी हो। इसके हाथ पांव ठंडे पड़ रहे थे, साथ साथ डर लाहक था कि पता नहीं इस सितमगर को इसके हाथ का बना नाश्ता समझ आएगा भी या नहीं। वो वापस आकर बहुत नरमी से पीछे खड़ा होकर सारे बाल समेट कर कैचर लगाने लगा। शुक्रिया, बगैर पीछे मुड़े शुक्रिया अदा किया। ये पहली बार था जब इस सितमगर के करीब होने का एहसास भी दिल को मसरत बख्श रहा था, इसके दिल को सुकून बख्श रहा था। वो समझी कैचर लगाकर वो चला जाएगा, मगर अगले ही लम्हे आंखें शौक से बड़ी हुई जब इसने पीछे से अपने हसार में जकड़ा। इसको बड़ू नौजवान की ठोड़ी वो अपने कंधे पर महसूस कर रही थी। इसकी गर्म सांसें कान की लू को झुलसाती हुई मालूम हो रही थी। गुड मॉर्निंग, इसने नहायत मोहब्बत से चूर लहजे में कहा। शदीद सर्दी के बावजूद इसे गर्मी का एहसास होने लगा। कानों से मानो धुआं निकल रहा हो। गाल गुलाबी गुलाबी से हो गए थे। तुम शहजीन को अकेला छोड़ आई कमरे में। अगले ही लम्हे इसे अपने बेटे की फिक्र सताने लगी, जिस पर वो फिक्रमंद लहजे में गोया हुई। इसके हाथों का हसार अपने हाथों से खोलते हुए पूछने लगी, हाँ हाँ वो सो रहा है, मैं इसे कभी अकेला नहीं छोड़ती, प्लीज इसके पास जाओ। वो थोड़ी हल्की से बोली तो मुहीब बगैर कुछ कहे तेजी से शहजीन के पास चला गया। सोफे पर मत बैठना। मुहीब कमरे में दाखिल हुआ तो शहजीन को पहले से जागता हुआ पाया। वो खेल रहा था। इसके नन्हे से चेहरे की मुस्कुराहट दिल को करार और सुकून बख्शती हुई महसूस हुई। वो इसे गोद में भरकर बाहर ले आया था। अभी वो लाउंज में रखे सोफे पर बैठने ही वाला था कि नजमा के चीखने की आवाज ने इसे अपनी जानिब मतवज्जा किया। क्यों? वो एक आईब्रो उचकाकर बोला। टूटा हुआ है, इसके जवाब देते ही मुहीब इसे उलझी हुई निगाहों से देखने लगा। तो फिर यहाँ क्यों रखा हुआ है? वो इतराजन गोया हुआ। क्योंकि मेरा दिल चाह रहा था। क्या बताती कि पैसे की कमी के सबब खाने के लाले पड़े हुए थे। फर्नीचर कहाँ से लाए? अपनी शर्म को अकड़ में कवर करते हुए गोया हुई। फिर वापस अपने काम में लग गई। मुकाबिल ने जवाबन कुछ न कहा। शहजीन को गोद में लेकर बातें करते हुए वहीं चक्कर लगाता रहा। इस खुबरू नौजवान के चेहरे पर एक दिल फरे मुस्कान थी। वो अपने बेटे से बातें कर रहा था। नजमा की आंखों के किनारे इसी पर लगे हुए थे। आज पहली बार इसे अपना ये छोटा घर बहुत मुकम्मल और खूबसूरत लग रहा था। नाश्ता अंदर कमरे में करोगे? नाश्ता तैयार होते ही वो मुहीब को देखकर इस्तफसार करने लगी। जहां चाहे लगा दो। लापरवाही से अपने बेटे की उंगलियों से खेलते हुए जवाब दिया। मैं और मॉम यहाँ नीचे बैठकर खाते हैं। वो नाश्ते के सामान को लेकर सोफे के पास नीचे कलीन पर सजाते हुए बोली। इसे लगा कि मुकाबिल इतराज करेगा, इसलिए आवाज में छम्बापन था।
कहाँ वो शहजादा और कहाँ इसके घर का फटा हुआ कलीन जिस पर चादर बिछाकर बैठने के काबिल बनाया गया था। अगले ही लम्हे हैरत से आंखें फैली जब इसे बगैर मुंह बसोड़े अपने सामने शहजीन को लेकर बैठता हुआ देखा। मुकाबिल की सादगी वाकई बेमिसाल थी। शायद ये इसकी सादगी का ही जादू था कि आज तक वो इसके शहर से निकल ही ना सकी। बल्कि यूं कहना ज्यादा बेहतर होगा कि वो निकलना ही नहीं चाहती थी। शुक्रिया। नजमा इसकी प्लेट खाली होने से पहले ही बार बार बढ़ रही थी, जिस पर मुकाबिल हैरान और परेशान था, मगर चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिया। वो जालिम हसीना कब से इसके नाज उठाने लगी थी, इसे अहमियत देने लगी थी, इसे खुद से पहले रखने लगी थी। इसे थोड़ा अंडे की जर्दी खिला दो। मुहिब ने अंडे की जर्दी थोड़ी सी हाथ में लेकर इसे थोड़ा सा अंडे की जर्दी खिला दूं। मुहिब ने अंडे की जर्दी थोड़ी सी हाथ में लेकर इस्तफसार किया। नहीं नहीं, ये सिर्फ 6 माह का है, मैं इसे भी कुछ नहीं खिलाती। गले में फंस गया तो फिर ये तो दूध पीकर भी उल्टियां कर देता है। इसकी बातों से मुहिब ने अंदाजा लगा लिया था वो ओवर प्रोटेक्टिव है शहजीन को लेकर। इसने जवाब सुनकर फक्त अस्पात में सर खिलाया। वापस चलने का क्या इरादा है? इस अचानक सवाल पर नजमा ने हैरत से उसे देखा, जैसे उसने कोई अनहोनी बात कर दी हो। कहाँ वापिस? वो उलझकर पूछने लगी थी। क्या मतलब कहाँ? अपने घर ही जाएंगे ना? वो खसर जताते हुए बोला। लहजे में जरा बढ़नी भी झलकी। वो सितमगर इसे वापस ले जाना चाहता था। इसे बिल्कुल यकीन नहीं आया। क्यों? अब क्यों? जो इसे चाहिए था वो तो वो दे चुकी थी इसे, फिर क्यों इसे अपने साथ ले जाना चाहता था? सबसे बढ़कर किस रिश्ते से? क्या दुनिया के सामने अपनी बीवी होने का हक देगा? अब इस बच्चे को अपना नाम देगा? पलवशा के सामने इकरार कर सकेगा कि ये इसके बीवी बच्चे हैं? कितने ही सवालात एक साथ जहन में उठ रहे थे। क्यों? किसी पेपर पर मेरा साइन करवाना रह गया है क्या? नहायत तंजिया लहजे में इसके चेहरे को तकते हुए इस्तफसार किया। नज, तुम बीवी हो मेरी जिम्मेदारी हो। मैं तुम्हें यहां छोड़कर तो नहीं जा सकता और ना खुद यहां रह सकता हूं। ओह, मुहिब इस्लाल मलक को फिक्र लाहक हो रही है मेरी। जबरदस्त। मगर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपना और अपने बच्चे का खुद ख्याल रख सकती हूँ, इसलिए आपको जाना है तो चले जाइए। वैसे भी यहाँ किसको परवाह है तुम्हारे होने या ना होने से? वो खासा चोट करने वाले अंदाज में बोली, साथ साथ मुकाबिल को अपनी जिंदगी में इसका मकाम भी दिखाने लगी कि अब वो कोई अहमियत नहीं रखता, चाहे वो यहाँ रहे या ना रहे, चाहे वो साथ हो या ना साथ हो। माना तुम्हें परवाह नहीं, मगर मुझे है। इसकी काली सियाह आंखों में झांकते हुए नहायत जताते हुए कहा, अपनी परवाह अपने पास रखो, नाश्ता करो और दफा हो जाओ यहाँ से। वो सामने है दरवाजा। इसके अल्फाज नहायत तस्लील अमेज मालूम हुए मुकाबिल को। चेहरे पर गुस्सा उमड़ आया। तुम मुझे यहाँ से अकेले भेजना चाहती हो? तुम और अकेले? शायद तुम भूल गए हो दूसरी शादी कर चुके हो तुम। घर में एक अदद बीवी भी है तुम्हारी। इसे क्या बताओगे? कौन हूं मैं? कौन है ये बच्चा? हमसे क्या ताल्लुक है तुम्हारा? इसकी आवाज बढ़ आई थी। वो बुली नहीं थी इसके सितम, इसका दुनिया के सामने अपनी बीवी होने का हक न देना। क्या ये हक तलफी नहीं थी इसकी? नज, फालतू बहस नहीं चाहिए मुझे। चुपचाप वापस चलो वरना मैं उठाकर ले जाऊंगा। इसकी धमकी अमेज लहजे में कहते ही नजमा बिफर उठी। और कर भी कह सकते हो तुम? हर बार की तरह जबरदस्ती ही करोगे। वो दांत पीस कर कहते हुए नाश्ते का सामान समेटने लगी थी। मैं जबरदस्ती नहीं करना चाहता, तुम मुझे मजबूर कर रही हो। वो दोनों अभी लड़ ही रही थी कि दरवाजा नोक हुआ। कौन? नजमा ने सामान वहीं कलीन पर छोड़कर दरवाजे की जानिब बढ़ते हुए पूछा। मैं जवाब। दूसरी जानब से आई मर्दाना आवाज ने मुहिब की तवज्जो अस खुद ही अपनी जानिब मबजूल करवाई। वो अपने बेटे को गोद में लेकर खड़ा हुआ और पलटकर दरवाजे की सिमत देखने लगा। इस वक्त दरवाजा खोलते ही वो जवाद को देख उलझकर एक आईब्रो उचकाकर पूछने लगी। ये पहली बार न था कि वो इसे रास्ता नहीं दे रही थी घर में आने का। वो डटाई से खुद ही अंदर आ जाने का आदी था। हाँ मैं, सर्दी बहुत है बाहर, रास्ते से हटो, पहले मुझे अंदर तो आने दो। वो इसका हाथ बेतकल्लुफ अंदाज में पकड़कर अपना रास्ता खुद बनाते हुए अंदर दाखिल हुआ। इसका बेतकल्लुफ अंदाज में हाथ का पकड़ना मुहिब की आंखों को बुरी तरह खटका था। मेरी बीवी का हाथ छोड़ो अगर जीना चाहते हो तो। जवाद इसे देखकर अभी नजमा से पूछता कि वो कौन है। इससे कबल ही मुहिब अजलाल मलक गुस्से से
घूरते हुए वार्निंग देने वाले अंदाज में हुक्म सादिर करने लगा। इसकी शार्प निगाहें, रोबदार पर्सनैलिटी जवाद को होशियार कर गई थी कि मुकाबिल कोई मामूली बंदा नहीं। ऊपर से इसका अदा किया हुआ दम की अमेज जुमला। एक्सक्यूज मी, क्या कहा आपने अभी? बीवी? फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, नजमा का शोहर 1 साल पहले ही मर चुका है, इसके तंजिया अंदाज में कहते ही मुहीब ने नजमा को घूर कर खा जाने वाली निगाहों से देखा। वो लड़की इसे जीते जी मार चुकी थी, इससे ज्यादा उसकी जान पर और क्या जुल्म ढाएगी वो। नजमा नहायत शर्मिंदा खड़ी थी। शर्मिंदगी मुहीब से नहीं थी, शर्मिंदगी तो अपने दोस्त से थी, क्योंकि झूठ कहा था उससे। सच बताओ, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? जवाद नजमा का हाथ छोड़ तफ्शीशी अफसरान की तरह अब मुहीब के रूबरू खड़े होकर आईब्रो उचकाते हुए इस्तफसार करने लगा। ये मुहीब अजलाल मलक है, मेरा कजन, और बदकिस्मती से मेरा शोहर। इन दोनों को आमने सामने आता देख दस्तो गिरबान होने के खौफ से नजमा ने तेजी से बीच में आकर सच्चाई बयान की। इस दुश्मनी जां के जुमले थे या एटम बम। जवाद कुछ लम्हों के लिए साकत सा रह गया था। इसकी आंखों में बहुत कुछ था जिन्हें वो चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। वो शर्मिंदा सी थी इसे सच्चाई से लाइल्म रखने के लिए। बहुत भी कहां जानती थी कि मुहीब अजलाल मलक एक दिन इसकी जिंदगी में तबाहियां मचाने दोबारा लौटेगा। मगर तुमने तो कहा था कि इसके होंठों को लरसते हुए मुहीब भी देख रहा था। वो अपना जुमला मुकम्मल करता इससे कबल ही। सॉरी, नजमा नहायत शर्मिंदगी से नजरें झुकाए माजरत तलब करने लगी। जवाद 1-2 सानियों के लिए इसे शिकवे बड़ी निगाहों से तकता रहा। आखिर भरोसा तोड़ा था उस लड़की ने इसका। नजमा के बोले झूठ ने इसके दिल को उम्मीद दी थी जो आज टूटते वक्त इसे भी साथ साथ तोड़ गई थी। वो जिन निगाहों से नजमा को देख रहा था, यकीनन वो मुहीब के तन बदन में आग लगाने के लिए काफी थी। जवाद का ज़हन इस शॉक्ट को कबूल नहीं कर पा रहा था। वो बगैर कुछ कहे वापस जाने लगा तो नजमा तेजी से माजरत करने की नीयत से पीछे जाने लगी। मगर अगले ही पल इसने अपना हाथ मुहीब की गिरफ्त में महसूस किया। बहुत दुख हो रहा है कि इसे पता चल गया है कि तुम शादीशुदा हो और तुम्हारा शोहर अभी जिंदा है। वो खासा जुज़्बुज़ होकर तंजिया लहजे में इस्तफसार करने लगा। हाथ छोड़ो मेरा। इस लम्हे नजमा को सिर्फ और सिर्फ जवाद की फिक्र थी। वो इसे समझाना चाहती थी कि इसने झूठ क्यों कहा। जवाद जैसा मुखलिस दोस्त किस्मत वालों को मिलता है जिसे वो खोना नहीं चाहती थी। तुम में जरा भी शर्म है या नहीं? मुहीब गुस्से से डांटते हुए बोला। मुझे जीते जी मार दिया तुमने और अब मेरे ही सामने तुम एक गैर मर्द के पीछे भाग रही हो। शोहर, सिर्फ नाम के शोहर हो तुम। कोई फर्ज भी अदा किया है शोहर होने का तुमने? फर्ज अदा करना तो दूर की बात, सिवाय जबरदस्ती के तुमने आज तक किया ही क्या है? जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब कहां थे तुम? फुरकान अंकल और जवाद ने अगर मेरी मदद ना की होती तो शायद आज मैं तुम्हारे सामने यूं सही सलामत खड़ी ना होती। इनके बहुत से एहसानात हैं मुझ पर। वो खासा जज्बाती होकर रोहानसा लहजे में जवाबदा हुई। तो किसने कहा था अपना घर छोड़कर भागो? वो हाथ छोड़कर बर्मी से इस्तफसार करने लगा। मुहीब किसी सूरत मानने के लिए तैयार नहीं था कि नजमा के साथ जो कुछ हुआ उसका जिम्मेदार वो है। उसके नजदीक गलती सिर्फ और सिर्फ इस बेवकूफ लड़की की थी जो अपना घर और शोहर छोड़कर अनजान लोगों पर इतबार करके भागी।